हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल और आज मैं आप लोगों को हमारा पर्यावरण पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हमारे पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं आती आ रही हैं। पर्यावरण में गर्मी बहुत ज़्यादा होती आ रही है। नौ तपा चल ही रहा है। आपको पता होगा कि इतना तगड़ी लेवल की गर्मी पड़ रही है। आखिरकार इतना पड़ क्यों रही है, और पूरा पर्यावरण के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है। पर्यावरण का मतलब है वे सभी चीजें होती हैं जो हमें घिरे रहती हैं। इसमें जैविक तथा अजैविक घटक भी शामिल होते हैं। तो पर्यावरण के अंदर दो तरीके की चीजें मिलती हैं, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में जिंदा चीजें होती हैं, अजैविक घटक में वो चीजें होती हैं जो निर्जीव होती हैं। ठीक है। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल को पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र जो होता है कुछ भी नहीं है, अजैव और जैविक घटकों का आपस में जो मिलन होता है, आपस में जो संबंध होता है, उसी को बोलेंगे पारितंत्र। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। तो एक जंगल में समझ लिए, एक जंगल में बहुत सारे जीव रहते हैं, तो वो एक दूसरे पर शिकार वगैरह करते हैं, एक दूसरे को भोजन के रूप में खाते हैं ऊर्जा लेने के लिए। तो वो आहार श्रृंखला एक होगी, जैसे कि घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, तो ये एक आहार श्रृंखला हो गई। लेकिन घास को कई सारे प्रकार के जीवधारी खाते हैं, और बकरी को भेड़िया वगैरह, चीता वगैरह, शेर वगैरह ये भी खा सकते हैं। तो पूरा एक जाल सा बन जाता है। जब अनेक खाद्य श्रृंखला आपस में मिलती हैं तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास होना व कचरे का निपटान। तो ओजोन परत हमारी लगातार क्या होती आ रही है, कमजोर होती आ रही है, पतली होती आ रही है, और कचरा भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है पारितंत्र। क्या है ये? पारितंत्र है। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। तो आपको बता दें, ये वाली बात आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि सिंपल अजैविक घटक और जैविक घटक जब आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तो उसी से पारितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। यहाँ पर प्राकृतिक पारितंत्र है, मतलब नेचुरल इकोसिस्टम जो होगा वो कौन सा है, जैसे कि जंगल हो गया, सागर हो गया, झील हो गई, ये नेचर के द्वारा, खुद के द्वारा बनाई गई हैं, तो ये नेचुरल है, तो इसलिए प्राकृतिक पारितंत्र की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मानव द्वारा निर्मित बात करेंगे तो जैसे खेत है, खेत में हम उगाते हैं, जलाशय हम बनाते हैं, बगीचा हम बनाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो यहां पर आप लोग पारितंत्र के कुछ घटक के बारे में विशेष जानकारी देख पाएंगे कि पारितंत्र में अजैविक घटक में हवा, जल, भूमि है, जैविक घटक में पौधे और जानवर हैं, और जो हमारे पास ये जैविक घटक है इसको भी मैंने बांट दिया उत्पादक के रूप में। तो उत्पादक वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उत्पादक कहलाएंगे। उपभोक्ता, उपभोक्ता में शाकाहारी जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाएंगे वो शाकाहारी। मांसाहारी जो शाकाहारियों को खा जाएंगे वो मांसाहारी। सर्वाहारी कौन है, जो मांसाहारी, शाकाहारी और पेड़ पौधे सभी को खा सकते हो वो सर्वाहारी हो जाएंगे। और परजीवी कौन है, जो दूसरों से उन्हें बिना मारे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम परजीवी बोल देते हैं। यहां पर है अपघटक। अपघटक में जीवाणु और फंगस, ये दोनों चीजें रखे जाते हैं। ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का भी काम करते हैं। चलिए यहां पर हम देखते हैं, ये है अजैविक घटक। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। तो निर्जीव घटक के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैविक घटक में सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटक को निम्न भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? उत्पादक, सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उन्हीं को उत्पादक कहा जाएगा। उपभोक्ता, ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता के कई यहां पर प्रकार हैं। शाकाहारी, पौधे व पत्ते को खाने वाले, बकरी, हिरण। मांसाहारी, मांस खाने वाले, शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी, पौधे व मांस दोनों को खाने वाले, जैसे कौवा, मनुष्य। परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में रहकर भोजन लेने वाले, जैसे जू हो गया, अमर हो, बेल हो गया। जू को डिंगर बोल देते हैं, जो कि सर में हो जाते हैं। ठीक है। अपघटक, फफूंदी व जीवाणु जो
कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोत की भरपाई आसानी से हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएंगे, तो ये एक आहार श्रृंखला बन जाएगी। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर, मतलब कम से कम 4-5 तक ये पोषी स्तर हो जाते हैं। ठीक है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है, मतलब घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, ये कभी उल्टी दिशा में नहीं होगा। हिरण जो मतलब कि जो हिरण है वो शेर को नहीं खा सकता, घास जो है वो हिरण को नहीं खा सकती। ठीक है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का मात्र 1% भाग को पत्तियों पर पड़ता है और अवशोषित करते हैं। एक नाम सुना होगा 10% नियम। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर के जैविक क्रियाओं में उपयोग हो जाती है। 10% का नियम यह कहता है कि कोई एक पोषी स्तर है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का ट्रांसफर किया जाता है भोजन के माध्यम से, तो 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, 90% ऊर्जा उसके शरीर की एक्टिविटीज में खर्च हो जाती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण ही होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो अगर ऐसा पिरामिड बना हुआ है तो नीचे उत्पादक के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है, प्राथमिक उपभोक्ता के पास कम ऊर्जा, उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता के पास उसके कम ऊर्जा, तृतीय उपभोक्ता के पास सबसे कम ऊर्जा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की साइड में जाएंगे ऊर्जा की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, और जो सबसे नीचे की तरफ होता है तो आप बोल सकते हैं कि उत्पादक के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी और तृतीय उपभोक्ता के पास सबसे कम ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। आगे देखो, जैव संवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहा जाता है। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है, इसीलिए मानव शरीर में आज के समय में आप लोगों को पता होगा शरीर की आंतरिक बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, कैंसर ऐसी समस्याएं भी बढ़ती आ रही हैं। आहार जाल क्या है? आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं, उसे आहार जाल कहते हैं। जैसे चूहा को, जैसे कि पौधा को चूहा खाएगा, पौधा को तिलचट्टा खाएगा, खरगोश खा जाएगा, खरगोश को लोमड़ी खा जाएगी, खरगोश को चील खा जाएगा, चूहा को चील खा जाएगी, चूहा को सांप खा जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर एक जाल बन जाएगा तो उसे बोलेंगे खाद्य जाल। पर्यावरण की कुछ समस्याएं भी हैं जो कि बहुत ज्यादा विकट हैं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है, प्रभावित करेगा, और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, ये भी वाली बात सही है, जिससे हमारे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपको पता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण बहुत हो गया है, वायु प्रदूषण हो गया है, ध्वनि प्रदूषण हो गया है। आपको पता होगा ये देर का वनों की कटाई, लगातार वन कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही है। विकट गर्मी भी खूब अच्छे तरीके से पड़ रही है। जब अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं तो गर्मी कम पड़ती है। ठीक है। आगे, ओजोन परत देखो। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, पौधे का विनाश आदि से रक्षा करती है। मतलब जैसे जैसे ओजोन परत कमजोर होती जाएगी वैसे वैसे हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आएंगी, जिसके कारण पृथ्वी पर विनाश करना स्टार्ट कर देंगी। तो कोशिश करिएगा कि भैया ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचाएं। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है, मतलब जमीन पर ये नहीं मिलती, जमीन से कम 15 से लेकर 23 किलोमीटर ऊपर ये मिलती है। ओजोन परत का जो फॉर्मूला, ओजोन परत जो होती है ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन है, पराबैंगनी किरण मिलेगी और ऑक्सीजन के प्रमाण 2 अणु में अलग अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन और एक और मिल जाएगा तो O3। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। यहां पर देखो काफी इंपोर्टेंट है ये।
1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र नाम से जाना जाता है। तो ओजोन छिद्र वास्तव में कोई छिद्र नहीं है, अंटार्कटिका पर ओजोन परत पतली हो गई है, उसी को ओजोन छिद्र बोलते हैं। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता की गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं, इसके कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, जिसका उपयोग शीतलन व अग्निशामक के रूप में किया जाता है। शीतलन का मतलब फ्रिज वगैरह में, AC वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। इसी को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल पेपर में आ सकता है। CFC गैस से क्वेश्चन बन सकता है, ओजोन छिद्र से बन सकता है। ठीक है। अंटार्कटिका पर सबसे पहली बार देखा गया था, ये भी बन सकता है। कचरा प्रबंध आज के समय में अपशिष्ट निपटाने की मुख्य समस्या है, क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा क्या करता है, कचरा पैदा करता है, और कोई जानवर इतना कचरा पैदा नहीं करता जितना मनुष्य करता है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है। अब तो गाना भी चलने लगा है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आता नहीं आता। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं, उनको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलेंगे हम। पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैसे फल, सब्जी के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज, तो ये जैव निम्नीकरण है। मतलब ये जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा तो टूट जाते हैं, दोबारा भूमि में मिल जाएंगे। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तन नहीं हो पाते, मतलब जो दोबारा टूट नहीं पाते। प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन वगैरह हो गई, कांच वगैरह हो गया, एल्युमिनियम वगैरह हो गया, ये नहीं टूट सकते। ठीक है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए कचरा प्रबंध की कुछ विधियां दे रखी है, आप लोग पढ़ लेना। जय माता संयंत्र है, ठीक है ना, खाद में बदल देंगे, सीवेज है, कूड़ा भराव क्षेत्र है, कंपोस्टिंग है, पुनः चक्रण है ना, पुनः उपयोग है। तो ये कुछ तरीके हैं, इन तरीकों को आप एक बार रिवाइज कर लेना, और ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं, बहुत आराम से आप लोग इन्हें समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारा पर्यावरण जो है, हमने बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़े आराम से हमने बहुत कम समय में कवर कर लिया है। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि पर्यावरण हमें ये संकेत दे रहा है अभी से कि भाई हमें पेड़ लगाने चाहिए। अब कहा जाता है कि हमारे इंडिया में 300 करोड़ पेड़ों की अभी जरूरत है, तो हर एक व्यक्ति को कम से कम, मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 से लेकर 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और हर घर में हम ये कहेंगे कि हर घर में कुछ ना कुछ पेड़ है, आप जरूर लगाएं। हर घर में पेड़ लगाना जरूरी है, अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता रहेगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, अच्छी रहती है। तुलसी लगा लो, एलोवेरा लगा लो, ठीक है, केले का पेड़ लगा लो, ठीक है, मनी प्लांट लगा लो। अगर आपके पास फील्ड वगैरह है तो पीपल का लगाओ, बरगद का लगाओ, आम का लगाओ, नीम का लगाओ, अशोक का लगाओ, लेकिन पेड़ों को लगाओ जरूर, क्योंकि जब तक आप पेड़ों को नहीं लगाएंगे तब तक ये गर्मी कम नहीं हो सकती, क्योंकि गर्मी को कम करने का ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है। तो आप सब लोगों को मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही लाइक से सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आए तो आप कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, तो में से किसी को भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।